EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। इस खबर को आप पूरा सुने और लाइक भी करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आज हम जो बताने जा रहे हैं कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से बुरी तरह से डर गई है और सुप्रीम कोर्ट से डर और भय का जो कारण है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो अवमानना याचिका है और जो चुनावी बॉन्ड का डाटा अभी सार्वजनिक हुआ है और जिस तरह से प्रमाण जुटाए जा रहे हैं और वो सामने आ भी चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लेकर स्पेक्ट्रम दिए हैं, चंदा लेकर लोगों को ईडी और दूसरी एजेंसियों के द्वारा जो उनके ऊपर मामले बने थे उनसे राहत पहुंचाई गई है। चुनावी बॉन्ड उन लोगों ने दिया है, चुनावी बॉन्ड से चंदा भाजपा को, जो कहीं ना कहीं सरकार से कोई लाभ लेना चाहते थे। भारतीय एयरटेल और एक विदेशी कंपनी को जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर नीलामी की प्रक्रिया बदली गई और 150 करोड़ रुपए का चंदा उसने भाजपा को दिया। ये सब ऐसे मामले हैं कि अब ये खुल के सामने आ रहे हैं कि ये चुनावी चंदा के नाम पे, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो उसको गुप्त रखा गया था कि इसकी जानकारी कभी बाहर नहीं आएगी, लेकिन ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब बाहर आ गई है। और बाहर आने के बाद अब सरकार से उसके रिश्ते खुल रहे हैं कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा क्यों दिया, और उनसे लोगों ने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि जिन्होंने चंदा दिया है उनके सरकार से कौन कौन से काम हुए हैं या जांच एजेंसियों ने किसके यहाँ छापे डाले हैं और छापे डालने के बाद चंदा दिए गए हैं। कुछ मामलों में तो यहाँ तक बात आ रही है कि छापे डाले गए और फिर बाद में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट अडानी को भी सौंप दिए। इन सबके डायरेक्ट तौर तरीके सामने आ चुके हैं चुनावी बॉन्ड के जरिए। इससे सरकार पहली बार घबराहट में है, क्योंकि ये प्रमाणित है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला, जिस कंपनी ने चंदा दिया उसका भी नाम सामने है, स्टेट बैंक ने उसका पूरा रिकॉर्ड है, चुनाव आयोग में रिकॉर्ड है और अब ये सब सबके पास सार्वजनिक है। तो सरकार को अब ये भय लग रहा है कि यदि SIT या कोई अन्य तरीके से जांच के आदेश यदि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए तो सरकार को चुनाव के समय बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ेगा। इसी के लिए हरीश साल्वे के नेतृत्व में करीब 600 वकीलों के दस्तखत करा के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कोई फैसले आगे नहीं ले। तो अब ये तो हो गई सरकार की तरफ से बात, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव न्यायपालिका पर पड़ रहा है कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और ये दबाव बड़े पैमाने पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गया है, तो न्यायपालिका भी अपनी साख बचाने के लिए अब निर्णय लेगी। और इस निर्णय में भाजपा को जो सबसे बड़ी दो चिंता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने EVM से चुनाव हो रहे हैं, वो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन अभी भी चुनाव को लेकर एक मांग पड़ी हुई है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में दी जाए और मतदाता ये देख ले कि जिसको उसने वोट किया है उसी को वोट पड़ा है और वो एक अलग पेटी में डाल दें। तो यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का कोई ऑर्डर कर देता है कि भाई ठीक है EVM से आप चुनाव कराओ लेकिन पर्ची मतदाता के हाथ में दो, और यदि कहीं ये चुनौती आती है कि नहीं हमें इस परिणाम पे विश्वास नहीं है तो उसके साथ साथ पर्चियां भी गिनी जाएं और ये सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे सकती है। इस बात की संभावनाएं बड़े स्तर पर देखी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो 400 सीट का उन्होंने नारा दिया था, जो अभी तक उन्होंने प्रबंधन किए थे, वो सारे प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से विफल साबित हो सकते हैं। तो दोनों तरफ से पहली बार सरकार घबराई हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरीके से मैनेज करने की तैयारी कर रही है, दबाव बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट अब कोई भी ऐसा फैसला नहीं करे
जो सरकार और भाजपा के लिए अनर्थकारी साबित हो। तो इसलिए एक नई व्यवस्था शुरू हो गई है। अभी कांग्रेस ने आज एक प्रेस वार्ता की और कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके कहा कि सीताराम केसरी जब पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, उनके समय का बहुत पुराना मामला निकाल के, जो आयकर विभाग के लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत भी उसमें कोई मामला नहीं लाया जा सकता है, इतने साल बाद उस मामले को लाया गया। 2017, 18, 19 से कांग्रेस की रिटर्न्स को जिस आधार को बनाकर 1700 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेजा गया है, तो आज कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग में जो उन्होंने जानकारी दी थी, उस सबको डाउनलोड करके और उसका एनालिसिस करके बता दिया है कि हमने तो केवल 14 करोड़ रुपए की गलती करी थी कि नगद जो भुगतान आया था वो हमारे सांसदों और विधायकों का था और वो प्रमाणित हो रहा है। हम मतलब उसका नगद लेने में एक गलती करी थी, एक त्रुटि हुई थी। लेकिन भाजपा ने करीब 42 करोड़ रुपए का चंदा ऐसे लोगों से लिया जिनके या तो केवल नाम लिखे हैं या किसी के नाम पते भी नहीं लिखे हैं, और 42 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। तो यदि इनकम टैक्स विभाग कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई कर रहा है तो भाजपा के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? और फिर जब आप इतने सालों पुरानी रिटर्न को निकाल रहे हैं तो ऑडिट तो आपने पहले भी कर लिया था। एन चुनाव के समय अभी 8 दिन पहले आप ये कार्रवाई शुरू करते हो और आप 1700 करोड़ रुपया की डिमांड निकाल के, और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव अभियान में जा रही थी तब उसके खाते सील कर दिए गए और इतनी ज़्यादा डिमांड निकाल दी कि वो कांग्रेस तो भर ही नहीं सकती है। तो उसको चुनाव से रोकने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने आज एक पत्रकार वार्ता की है और उनके कोषाध्यक्ष ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से रखा है। कांग्रेस भी अब डू एंड डाई की मुद्रा में है। सारे विपक्षी दल डू एंड डाई की मुद्रा में है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अभी वो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पाए तो भविष्य में उन्हें लड़ाई लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से भाजपा इस चुनाव को कराना चाहती थी, 400 सीटों का समर्थन लाना चाहती थी, चाहे माध्यम कोई भी हो, जो जीता वही सिकंदर की तर्ज पर, तो इसको अब सारा देश समझ गया है और कहीं ना कहीं ये दबाव अब सारी तरफ से पड़ना शुरू हो गया है कि यदि हमने इस बार अपना विरोध और अपनी लड़ाई ढंग से नहीं लड़ी तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत के राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे और वन नेशन और वन इलेक्शन में केवल एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा जो रशिया में पुतिन ने जीता है या चीन में किम जोंग ने जीता है। इसी तरीके से चुनाव भविष्य में भारत के होंगे। पहली बार गुजराती लॉबी में डर और भय देखने को मिल रहा है। ये सारे कामों के पीछे कहीं ना कहीं एक गुजराती लॉबी का, कि जो भी ठेके मिले हैं, जो भी सारे लेन देन हुए, वित्तीय लेन देन, जो भी कामकाज मिले हैं, वो सब गुजरात के ही लोगों को मिले हैं। आईएएस की एक लॉबी है जिसमें गुजरात कैडर के सबसे ज़्यादा लोग हैं और वही सब पिछले 10 सालों से सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे थे। और ये सरकार के जुटे हुए जितने भी करीब आदमी थे, अब इन सब में भी ये घबराहट देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सरकार ने एक ही गलती करी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से सारी गड़बड़ियाँ अब प्रमाणित हो रही हैं, उसके लिए प्रमाण खोजने की ज़रूरत नहीं है। जिन कारपोरेट कंपनियों ने चंदा दिया और उन चंदे का विवरण उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिखा, तो ये पैसा कहाँ से आया उन कंपनियों के पास जो उन्होंने चंदे के रूप में दिया है। तो मनी ट्रेल ईडी की कार्रवाई तो इन मामलों में होना चाहिए। अब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अब जब समझ आ गई हैं और वो मामला उनके पास सही है, तो इसमें सरकार को ये डर और भय हो रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एसआईटी बना दी या ईडी को जांच करने के आदेश दे दिए, तो ये सरकार के लिए सबसे खराब निर्णय होगा और फिर सरकार को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। भाजपा को अपनी साख बनाए रखना बहुत मुश्किल होगी। एक डर ये है। दूसरा डर
कि वीवीपैट से जो पर्चियां निकल रही हैं वो मतदाताओं के हाथ में दी जाएं ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति सरकार ने अभी की है और उसमें जो नया कानून बनाया था उसमें सीजेआई को हटा दिया था और शासन के दो प्रतिनिधि थे, एक प्रधानमंत्री जी थे, एक उनके द्वारा नियुक्त मंत्री था और तीसरा नेता प्रतिपक्ष था। तो जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है वो उसमें जो निष्पक्षता होनी चाहिए या जो विश्वसनीयता आनी चाहिए वो नहीं आ पाई है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव है कि वह निष्पक्ष चुनाव के लिए कम से कम ये तो व्यवस्था सुनिश्चित कर दे कि जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है उन पर्चियों को एक अलग बक्से में डाला जाए और फिर यदि कहीं किसी उम्मीदवार को लगता है कि उसे चुनाव परिणाम में कहीं कोई शक व शुबा है तो वो पर्चियों को गिना जाए। इसको लेके प्रशांत किशोर जी लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं। उनकी याचिकाएं एडीआर की अभी भी लंबित हैं और वो सब चुनाव सुधार से लेके हैं। तो उसमें वर्तमान पोजीशन पर रहते हुए फिर ये जो चुनाव आयुक्त 3 बने हुए हैं ये चाहे के भी शायद भाजपा और सरकार की मदद नहीं कर पाएंगे। चुनाव कैसे भी हो जाए लेकिन मतदाता को यदि पर्ची मिलेगी और पर्चियों की गणना यदि होने की व्यवस्था हो जाएगी कि यदि जो उम्मीदवारों को अपने चुनाव परिणाम से कोई शक शुबा होगा तो वो अपनी पर्चियों का गिनती करा सकते हैं। तो ये आज पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि जिस तरीके से सरकार दबाव में दिख रही है और ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगेगी, ये राजनीतिक भाषा है कि जो मकर जाल भाजपा ने कांग्रेस के लिए बुना था आज ठीक वही मकर जाल में भाजपा फंस गई है। अब इस मकर जाल से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निकलेगी ये अब भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए नए नए रास्ते खोलने पड़ेंगे क्योंकि फंसने के बाद निकलना एक बड़ी मुश्किल है। यहाँ एक तथ्य और बहुत ध्यान देने लोग है कि अब जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है तो सरकार ना तो कोई अध्यादेश ला सकती है और ना ही कोई कानून बना सकती है और ना ही संसद का सत्र बुला सकती है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट यदि कोई भी आदेश जारी करती है तो सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो ये 1-1.5 महीने जो समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव का, ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को पलट नहीं पाएगी और जब पलट नहीं पाएगी तो सरकार पहली बार अपने आप को सबसे कमजोर स्थिति में पा रही है कि पूर्ण बहुमत होने के बाद भी सरकार इस 2-1.5 महीने में कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली सरकार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसे अध्यादेश लाके रातों रात केंद्र सरकार ने पलट दिया था। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कानून बनाकर और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को, आदेशों को एक तरीके से पलटने का काम कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जब सरकार सहमत नहीं थी उस समय उन निर्णयों को बदलने के लिए कानून बना दिए गए या अध्यादेश ला दिए गए। लेकिन अब ये जो 1.5 महीने का समय बचा है इसमें सरकार के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं होंगी और इसीलिए शायद हरीश साल्वे के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। और न्यायपालिका की जो साख खराब हो रही है कि पश्चिम बंगाल में एक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय समय के पहले रिटायरमेंट लेके चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सीजेआई वो राज्यसभा के सदस्य नामित हुए थे गोगोई साहब, और भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सरकार के फेवर में निर्णय दिए और सरकार ने बाद में उनको उपकृत किया। अब ये सब बात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर आदमी की जबान में आ गई है कि न्यायपालिका भी सरकार के हितों का संरक्षण का काम कर रही है और सरकार जो चाहती है वो न्यायपालिका के माध्यम से कराकर अपने आप को मजबूती के साथ ले जा रही है। तो ये न्यायपालिका, वर्तमान न्यायपालिका के ऊपर दबाव है कि वो निष्पक्ष निर्णय करें और यदि निष्पक्ष निर्णय नहीं करेंगे तो भारतीय न्यायपालिका की साख अब वैसी नहीं रहेगी जैसे हमेशा से
रहती हुई आई है। धन्यवाद।